अस्सलामुअलैकुम। अच्छा, आज ये जो आपका टॉपिक है दैट इज़ न्यूरोसर्जरी, ये हम स्टार्ट करेंगे। न्यूरोसर्जरी नया चैप्टर है आपका, न्यूरोलॉजिकल ऑपरेशंस। तो न्यूरोसर्जरी क्या चीज़ है? न्यूरो मीन नर्वस सिस्टम, सही है। नर्वस सिस्टम में जो आप उस ऑर्गन्स में उस पार्ट्स पे जब आप सर्जरी परफॉर्म करते हो, सो दैट इज़ यूर न्यूरोसर्जरी। अच्छा, ब्रेन को हमने 3 पार्ट्स में, ये एनाटॉमी में थोड़ी सी रिवाइज करवा रही हूँ क्योंकि जब आप सर्जरीज करेंगे तो एनाटॉमी इसके लिए इंपॉर्टेंट है। सही है कि आपको एनाटॉमी का, नॉर्मल एनाटॉमी का पता हो। तो पहले मैं थोड़ी बहुत जस्ट जनरल सुपरफिशियल एनाटॉमी जस्ट बता देती हूँ कि ब्रेन को हमने नॉर्मली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। हम कहते हैं कि फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। अच्छा, फोर ब्रेन में आपके पास आता है टेलेंसेफेलोन और डाइनसेफेलोन। मैं जस्ट समरी करवा रही हूँ, मैं डिटेल में नहीं जा रही क्योंकि ये एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, ये सब कुछ आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा है। जस्ट प्रोसीजर के लिहाज से मैं आपको ब्रीफ एनाटॉमी पढ़ा रही हूँ, सही है। तो फोर ब्रेन में आपका आता है टेलेंसेफेलोन, डाइनसेफेलोन। टेलेंसेफेलोन में आपका ये बड़ा पार्ट आता है जिसको हम कहते हैं सेरेब्रम। दिस सेरेब्रम, इसको हम कहते हैं सेरेब्रम। इस सेरेब्रम पे आपका एक प्रोसीजर आता है फिर आगे, जिसको हम कहते हैं हेमिस्फेरेक्टोमी, इस न्यूरोलॉजिकल ऑपरेशंस में है। तो फिर आपको पता हो कि क्या चीज़ है सेरेब्रम, सही है, या हेमिस्फेयर्स। इसके फिर 2 हेमिस्फेयर्स है, राइट सेरेब्रल हेमिस्फेयर, लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फेयर। सो ये आपके पास क्या चीज़ है? दैट इज़ टेलेंसेफेलोन, फोर ब्रेन का टेलेंसेफेलोन। फिर फोर ब्रेन का दूसरा पार्ट है दैट इज़ डाइनसेफेलोन। डाइनसेफेलोन में आपका आता है क्या? थैलेमस और हाइपोथैलेमस। ये आपके पास क्या एरिया है? दिस इज थैलेमस एंड दिस एरिया इज हाइपोथैलेमस। थैलेमस के सामने और उसके नीचे, इंटीरियर एंड इंफीरियर टू द थैलेमस इज प्रेजेंट द हाइपोथैलेमस। तो ये आपके पास कौन सा पार्ट हो गया? ये थैलेमस, हाइपोथैलेमस और सेरेब्रम, ये एक साथ मिलकर आपका बनाते हैं फोर ब्रेन। देन बारी आती है किस चीज़ की? मिड ब्रेन। दिस पोर्शन इज मिड ब्रेन। मिड ब्रेन आपका कनेक्ट करता है फोर ब्रेन को हाइंड ब्रेन के साथ। अच्छा, फिर हाइंड ब्रेन है। हाइंड ब्रेन में आपके पास कौन कौन सी चीज़ें आती है? हाइंड ब्रेन में आपके पास आता है, एक आता है पोन्स, एक आता है मेडुला ऑब्लंगेटा और एक आता है आपका सेरिबेलम। सेरिबेलम, पोन्स, मेडुला ऑब्लंगेटा, ये तीनों आपके बनाते हैं हाइंड ब्रेन। बीच में आता है आपका मिड ब्रेन और फोर ब्रेन में आपका आता है सेरेब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। अच्छा, न्यूरोसर्जरीज है, न्यूरोलॉजिकल ऑपरेशन है। तो न्यूरोलॉजिकल ऑपरेशन में आप क्या करते हो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, इसको हम इकट्ठे क्या कहते हैं? नर्वस सिस्टम कहते हैं। फिर नर्वस सिस्टम को हमने डिवाइड किया है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपके पास क्या क्या चीज़ें आती है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब जो सेंटर में प्रेजेंट है। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ये दोनों आपका बनाते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सही है। फिर ब्रेन से जो नर्व्स निकली है और स्पाइनल कॉर्ड से आपकी जो नर्व्स निकली है, वो दोनों मिलके बनाती है आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जो दरमियान में चीज़ प्रेजेंट है, ब्रेन आपका सेंटर में प्रेजेंट होता है ना, बॉडी के ब्रेन आपका सेंटर में प्रेजेंट होता है, तो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाता है। फिर स्पाइनल कॉर्ड सेंटर में प्रेजेंट होता है, तो ये दोनों मिलके सेंट्रल नर्वस सिस्टम। फिर ब्रेन से जो नर्व्स निकली है, 12 क्रेनियल नर्व्स, सही है। फिर स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व्स निकली है, वो नर्व्स आपके मिलके बनाती है क्या? क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स मिलके बनाती है आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो न्यूरोलॉजिकल ऑपरेशंस क्या है कि आपके ब्रेन में, स्पाइनल कॉर्ड में जो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है और जो आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, उसमें कोई पैथोलॉजी है, उसकी हम प्रिवेंशन कर रहे हैं, उसको हम प्रिवेंट कर रहे हैं। कोई पैथोलॉजी आ रही है, कोई डिजीज़ आ रही है, या हम कोई डायग्नोसिस कर रहे हैं, कोई मसला आ रहा है, उसको हम डायग्नोस कर रहे हैं, उसका पता लगा रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। या फिर ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पे हम कोई ऑपरेशन कर रहे हैं, कोई सर्जिकल प्रोसीजर कर रहे हैं, कोई ट्यूमर है, कोई नर्वस वस्कुलर सिस्टम में कोई मसला आ गया है पेरिफेरल और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, तो उसमें अगर हम कोई ट्रीटमेंट कर रहे हैं या रिहेबिलिटेशन कर रहे हैं, तो ये सारे प्रोसीजर्स आपके किस में आएंगे? ये सारे प्रोसीजर्स आपके न्यूरोलॉजिकल ऑपरेशंस में काउंट होंगे। मतलब ये आपके पास एक मेडिकल स्पेशलिटी है न्यूरोलॉजिकल ऑपरेशन, जिसमें आप क्या करते हो, किस चीज़ के साथ कंसर्न है, जिसमें आप प्रिवेंशन करते हो, डायग्नोसिस करते हो, सर्जिकल ट्रीटमेंट करते हो, इसके अलावा रिहेबिलिटेशन करते हो डिसऑर्डर्स की। किस जगह को जो इफ़ेक्ट कर रहे हैं, ये चीज़ें हम किस जगह के लिए कर रहे हैं, जो आपका इफ़ेक्ट कर रहे हैं किसको? नर्वस सिस्टम को। नर्वस सिस्टम में आपका क्या आता है? ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, सेंट्रल एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आपका आ गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आपके आ गए सर्विकल एंड
स्पाइनल नर्व्स एंड इसके अलावा क्या सेरेब्रोवास्कुलर सिस्टम के ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को जो ब्लड सप्लाई हुआ है, अगर उसमें कोई पैथोलॉजी आ जाती है और उसको हम डायग्नोस कर रहे हैं, उसको हम ट्रीट कर रहे हैं, उसकी हम प्रिवेंशन कर रहे हैं, तो ये सब कुछ कहाँ पे आएगा? ये सब कुछ आपके न्यूरोलॉजिकल ऑपरेशंस में आएगा, क्योंकि ये सब कुछ नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है। नर्वस सिस्टम का ब्लड सप्लाई है, नर्वस सिस्टम का पार्ट्स है, स्ट्रक्चर्स है, उसमें अगर कोई भी ऑपरेशन हम करते हैं तो दैट विल बी यूर न्यूरोलॉजिकल ऑपरेशंस। अच्छा, सबसे पहले हम न्यूरोवास्कुलर का, ये सेरेब्रोवास्कुलर सिस्टम नहीं है, तो मतलब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का जो ब्लड सप्लाई है, हर जगह को हमारे ब्लड सप्लाई होती है, इस तरह हमारे ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड को भी ब्लड सप्लाई होती है। तो सबसे पहले है कि वास्कुलर न्यूरोसर्जरी, अगर हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को जो ब्लड सप्लाई हो रहा है उसमें कोई मसला आ जाता है और उस पर हम सर्जरी करते हैं, सर्जरी परफॉर्म करते हैं, उसको ट्रीट करते हैं, सर्जिकल ट्रीटमेंट करते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे? ये हमारे पास सब टाइप्स है कि न्यूरोसर्जिकल ऑपरेशन में फिर सब टाइप्स में आप क्या आते हैं? वास्कुलर न्यूरोसर्जरी। तो फिर उसमें हम वास्कुलर न्यूरोसर्जरी परफॉर्म करते हैं। इट इन्वॉल्व्स द ट्रीटमेंट ऑफ एबनॉर्मेलिटीज़ ऑफ ब्लड वेसल्स ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को जो ब्लड सप्लाई आया है, अगर उसमें कोई मसला आता है और उसको हम ट्रीट करते हैं, ऑपरेट करते हैं, तो उसको हम कहेंगे वास्कुलर न्यूरोसर्जरी। अच्छा, जो मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम्स आती है हमारे पास ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में, तो मोस्टली हमारे पास एक मसला आता है, उसको हम कहते हैं आर्ट्रियोवेनस मालफॉर्मेशन। ये मोस्ट कॉमन सेरेब्रोवास्कुलर प्रॉब्लम है हमारे पास। अच्छा, नेम से ही आप समझ रहे इसको, मैं इसको डिटेल में थोड़ा समझा रही हूँ। बुक में जस्ट वर्ड्स यूज हुए, AVM, इसको हम AVM भी कहते हैं, इसको मैं थोड़ा सा बता रही हूँ, इसको समझ लो, सही है। अच्छा, आर्ट्रियोवेनस मालफॉर्मेशन, आर्ट्रियो मतलब आर्टरीज, सही है। आर्टरीज क्या करते हैं? जो आपके हार्ट से ब्लड को सप्लाई करते हैं बॉडी स्ट्रक्चर्स की तरफ, ब्लड लेके जाते हैं हार्ट से ऑर्गन्स की तरफ, आर्टरीज। आर्ट्रियो मतलब आर्टरीज। फिर आता है आर्ट्रियोवेनस, वेनस मतलब वेनस सप्लाई, वीन्स आपके पास वेसल्स है जो ऑर्गन्स और टिश्यूज से ब्लड लेके जाते हैं, कहाँ तक? हार्ट तक, सही है। तो आर्ट्रियो मीन्स आर्टरीज, वीनस मीन्स वीनस, सही है। फिर माल फॉर्मेशन, माल कहते हैं बेड को, माल मतलब गलत, बेड, फॉर्मेशन कहते हैं बनने को। तो नाम से ही आप इसको आप समझते क्या कह रहा है कि जब आर्टरीज और वीनस में कोई बेड फॉर्मेशन हो जाए, कोई गलत कनेक्शन बन जाए, सही है। आर्टरीज और वेनस के बीच जब गलत कनेक्शन बन जाए तो उसको हम कहते हैं AVM, दैट इज़ एट्रियोवेनस मालफॉर्मेशन। अच्छा, इस इमेज में आप ज़रा देख लें, इसमें मैं समझाती हूँ कि AVM असल में है क्या चीज़। ब्लड हमारे हार्ट से जाता है आयोटा में, देन लार्ज आर्टरीज, देन उसके बाद आर्टरीज डिवाइड होती जाती है छोटी छोटी आर्टरीज में। फिर लास्ट में जो इसका लास्ट लेवल है दैट इज़ कैपिलरी लेवल, जिसमें बहुत ज़्यादा थिन लेवल पे आ जाते हैं, सही है। यही सिस्टम आपका वीन्स में भी है कि कैपिलरी लेवल्स के वीन्स होते हैं, फिर वो लार्ज वीन्स में जाते हैं, लार्ज से और लार्ज, और फिर वो इंफीरियर वेना केवा और सुपीरियर वेना केवा के लेवल तक पहुंच जाते हैं। आर्टरीज आपके बड़े से जाते हैं छोटे की तरफ, वीन्स आपके छोटे से जाते हैं बड़े की तरफ और हार्ट तक सप्लाई करते हैं। ये सिस्टम तो आप लोगों को मालूम होगा। अच्छा, अब ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ पे होता है? ये आर्टरीज और वेनस में एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ पे होता है? ये कैपिलरी लेवल पे होता है, जिसमें इनकी जो लाइनिंग है, जो इनके जो सराउंडिंग है, जो वॉल्स है, आर्टरीज और वीन्स की वॉल्स थिक होती है, लेकिन कैपिलरी लेवल पे इनकी वॉल्स बहुत ज़्यादा थिन लेवल पे होती है। इतनी थिन लेवल पे होती है कि इनमें डिफ्यूजन होती है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की डिफ्यूजन होती है इस लेवल पे। तो नॉर्मली क्या होता है कि कैपिलरी लेवल पे ब्लड जो है उसमें डिफ्यूजन हो जाती है, और फिर ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड में जब है डिफ्यूजन हो जाती है तो वो डीऑक्सीजनेटेड जब हो जाता है तो वो वीन्स में जाता है। कैपिलरीज के वीन्स के कैपिलरी लेवल पे वो इधर आ जाता है, कैपिलरीज पे आ जाता है वीन्स के, फिर छोटे छोटे वीन्स, फिर लार्ज वीन्स, एंड देन इंफीरियर वेना केवा के थ्रू हो जाता है हार्ट में। तो ये आपके पास नॉर्मल एनाटॉमी हो गई, आर्टरीज कैपिलरी लेवल पे डिफ्यूजन हो गई, देन वीन्स और वीन्स हार्ट की तरफ, ये आपके पास नॉर्मल एनाटॉमी है। अब AVM जब होता है तो AVM में क्या हो जाता है कि ये आर्टरीज और ये जो वीन्स है ये एबनॉर्मल कनेक्शन बनाते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि आर्टरीज में प्रेशर ज़्यादा होता है,
जब आर्टरीज छोटे छोटे आर्टरीज में जाती है, ब्लड जब लार्ज आर्टरीज से छोटी आर्टरीज की तरफ जाता है तो उसमें प्रेशर कम होता जाता है। कैपिलरी लेवल पे ये प्रेशर बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। विनस लेवल पे आपके पास प्रेशर होता ही नहीं है, क्योंकि उसमें प्रेशर की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसमें वॉल्स होती है जो ब्लड को पुश करती है हार्ट की तरफ, जबकि आर्टरीज में आपकी वॉल्स नहीं होती। ये बात मैंने आपको लेक्चर में बताई थी कि आर्टरीज में आपके देयर इज़ नो वॉल्स प्रेजेंट और वीन्स में आपके पास वॉल्स होती है। वेरिकोज वीन के टॉपिक में मैंने आपको बताया था, सही है। तो कैपिलरी लेवल पे आर्टरीज का जो प्रेशर है, ब्लड का प्रेशर है, वो कम हो जाता है। फिर वीन्स के कैपिलरीज पे जब ये आते हैं तो बिल्कुल प्रेशरलेस हो जाते हैं, प्रेशर बिल्कुल ख़त्म हो जाता है और फिर ये विदाउट प्रेशर जाते हैं हार्ट की तरफ। अब जब AVM होता है, वैसे इसको इतना डिटेल में नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं ऐसे ही थोड़ा समझा रही हूँ कि आप लोगों को पता हो कि है क्या चीज़ असल में, सही है। तो अब AVM में क्या होता है कि ये आर्टरीज और वीन्स ये कैपिलरी लेवल पे कनेक्ट नहीं होते, बल्कि ये कैपिलरी लेवल के ऊपर थोड़ा सा कनेक्ट हो जाते हैं। मतलब ये कैपिलरी लेवल्स पे नहीं जाते, उससे पहले ये एक दूसरे के साथ कनेक्शन बना लेते हैं। तो अब ये क्या हो गया, ये माल फॉर्मेशन हो गया, ये बैड कनेक्शन हो गया, ये नॉर्मल कनेक्शन नहीं हुआ, ये बैड कनेक्शन हो गया। तो अब यहाँ पे प्रेशर जो है वो चेंजेस आ गई। वैसे तो नॉर्मल कैपिलरी लेवल पे प्रेशर बहुत कम हो जाता है, फिर उस लेवल पे आ जाता है कि वो वीन्स में इंटर हो जाता है ब्लड। लेकिन यहाँ पे AVM में क्या हो जाता है, यहाँ पे इनका पूरा प्रेशर लेवल डिस्टर्ब हो जाता है और फिर क्या होता है वहाँ पे पूलिंग ऑफ ब्लड हो जाता है। तो यहाँ पे आप अगर आर्टरीज और वीन्स को देख ले, कैपिलरी लेवल को देख ले और यहाँ पे देख ले, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, ब्लड पूलिंग स्टार्ट हो जाती है, प्रेशर जो है प्रेशर इम्बेलेंस आ जाता है, सही है। प्रेशर इम्बेलेंस आ जाता है तो ये फूलने लगते हैं, ये आर्टरीज और वीन्स इन्होंने एक गुच्छा सा बनाया होता है और ये फूलने लगते हैं। ये आपको नज़र आ रहा है AVM, दिस इज़ नॉर्मल एंड दिस इज़ एबनॉर्मल। ये भी आपके पास नॉर्मल है और ये एबनॉर्मल है। तो ये आर्टरीज और वीन्स फूलते जाते हैं, यहाँ पे ब्लड जो है वो कलेक्ट होता रहता है। अब जब ये ब्लड कलेक्ट होता है तो इसकी वॉल्यूम ज़्यादा हो जाती है, तो इर्द गिर्द में जब ये ब्रेन में, अब ये चीज़ आपके ब्रेन में जब हो जाती है, ये देखिए ब्रेन में भी आपके पास आर्टरीज और वीन्स है, तो ब्रेन में अगर आर्टरीज और वीन्स में ये AVM बन जाता है तो ये जब इनलार्ज होता रहता है तो आपके पास जो ब्रेन है, जो ब्रेन सेल्स है, उन पे प्रेशर पड़ता है और फिर आपके ब्रेन के डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा है। सो ये आपके पास किस चीज़ का मालफॉर्मेशन है कि ब्लड वेसल्स में कोई प्रॉब्लम आ गई है। तो ब्लड वेसल्स में जब एक दूसरे के साथ जब आर्टरीज और वीन्स आपके एक दूसरे के बीच में एबनॉर्मल कनेक्शन बना लेते हैं तो उसको हम AVM कहते हैं। AVM में क्या होता है कि वेसल्स की फिर पूलिंग हो जाती है, वो पूल अप स्वेल अप हो जाते हैं, वहाँ पे ब्लड कलेक्ट होना शुरू हो जाता है। फिर एक स्टेज ऐसा आता है कि ये जब ब्लड पूलिंग होगी तो वॉल्स पे प्रेशर पड़ेगा, तो एक स्टेज ऐसा भी आ सकता है कि इसमें रप्चर हो जाए और हेमरेज हो जाए, ब्रेन हेमरेज हो सकता है और फिर डेथ कॉज हो सकती है। तो AVM में हम क्या करते हैं कि AVM में हम इसकी सीलिंग कर देते हैं या आर्टरीज को ब्लॉक कर देते हैं, इसकी लाइगेशन कर लेते हैं, या इसमें जो है हम सीलिंग करते हैं, कोई मटेरियल इस तरह डाल लेते हैं जो क्या कर देता है, इस आर्टरीज और वीन्स को बिल्कुल अंदर से फ्रीज कर देता है, ब्लॉक कर देता है। तो फिर इनके रप्चर के चांसेस नहीं होते और हेमरेज के चांसेस हमारे पास नहीं होते, सही है। तो आर्टरीओवीनस मॉल फॉर्मेशन ये हमारे पास एक प्रॉब्लम है वस्कुलर सप्लाई में, ब्रेन के वस्कुलर सप्लाई में हमारे पास एक प्रॉब्लम AVM आ सकता है। इसके अलावा हमारे पास क्या आ सकता है, एनोरिज्म, ब्रेन एनोरिज्म। इसमें क्या होता है कि आपके जो ब्रेन का ब्लड सप्लाई है, जो आर्टीरियल सप्लाई है, वेनस सप्लाई की हम बात नहीं कर रहे, आर्टीरियल सप्लाई में जो आर्टरीज है आपके ब्रेन में, तो उसमें अगर क्या हो जाता है, इसमें क्या होता है एनोरिज्म में कि ब्लड के जो आर्टरीज है उसमें एक पॉइंट ऐसा कहीं पे आ जाता है जो आर्टरीज के वॉल, वैसे तो आर्टरीज के वॉल बहुत थिक होते हैं, इसमें इलास्टिक लेयर होता है, मस्कुलर होता है, लेकिन कहीं पे ऐसा हो जाता है कि इसमें वॉल में वीकनेस आ जाती है। ये जो आर्टरीज का वॉल है इसमें कोई ऐसा पॉइंट इस तरह होता है जो वीक होता है, तो आर्टरीज में तो प्रेशर ज़्यादा होता है, ब्लड जाता है पंपिंग के ज़रिए, आर्टरीज में प्रेशर ज़्यादा होता है, तो उस प्रेशर के ज़रिए जब ब्लड आगे जाता है तो उस वीक पॉइंट पे जब वो प्रेशर लगता है तो वहाँ से वो बाहर की तरफ निकल आता है, एक बबल सा बना लेता है। जब भी किसी पाइप में आप अगर पाइप की मिसाल ले लो, एक बैलून की मिसाल ले लो, तो जब आप उसमें प्रेशर इंसर्ट करते हो तो जो वीक पॉइंट होता है वहाँ पे बबल सा बाहर निकल आता है। सेम इज़ द केस विद दिस एनोरिज्म। आर्टरीज आपके पास क्या है, एक पाइप सी है ना, उस पाइप में प्रेशर के ज़रिए विद प्रेशर जो है आपका ब्लड आगे जाता है। अब जब प्रेशर एग्जर्ट होता है एक वीक पॉइंट पे तो वो वीक पॉइंट स्वेल अप हो जाता है, बाहर की तरफ निकल आता है। ये देखिए ये बल्ब सा निकल आता है, सही है।
अब जब मुसलसल प्रेशर बढ़ता जाता है, प्रेशर अगर बढ़े ना भी तो आर्टरीज में तो वैसे भी प्रेशर होता है, क्योंकि हार्ट पंप करता है तो प्रेशर के ज़रिए ब्लड जाता है। तो जब ये प्रेशर कॉन्स्टेंटली इंजर्ट होगा तो ये मुसलसल स्वेलअप होता रहेगा और भी वीक होता रहेगा। ये जो एनोरिज्म है ये और भी वीक होता है। एनोरिज्म क्या चीज़ है असल में? एनोरिज्म इज़ द आउटपोचिंग ऑफ द ब्लड वेसल। जब ब्लड वेसल्स पाउच की तरह बाहर निकला है, किस वजह से? वॉल की वीकनेस की वजह से, तो उसको हम क्या कहते हैं? एनोरिज्म। फिर हमारे पास क्या होता है, जब ये बड़ा होता जाता है तो इसकी वॉल्स और भी वीक होती जाती है। तो फिर इसमें भी चांसेस है क्या? किस चीज़ के? रप्चर के और एनोरिज्म के। और क्योंकि ये आर्टरीज है तो आर्टरीज में तो प्रेशर के साथ ब्लड जाता है, तो अगर ये रप्चर हो गया तो दैट विल बी अ बिग कॉम्प्लिकेशन। पूरे ब्रेन में हेमरेज हो जाएगा और डेथ कॉज होगी, क्योंकि आर्टरीज में प्रेशर ज़्यादा हो। आर्टरी जब हम रप्चर करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, क्योंकि प्रेशर के साथ ब्लड आ रहा होता है। तो एनोरिज्म क्या चीज़ है कि जब वॉल की वीकनेस की वजह से ब्लड एक पाउच में बाहर की तरफ निकल आए और फिर उस पाउच के रप्चर के चांसेस हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? एनोरिज्म। तो ये भी आपके पास एक वेसल्स की, मतलब ब्लड के वेसल्स में एक प्रॉब्लम है। तो दैट इज़ अ केस ऑफ वस्कुलर न्यूरोसर्जरी के ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के वस्कुलर सिस्टम, मतलब ब्लड सप्लाई में एक प्रॉब्लम आ गया। इसके अलावा एक लास्ट प्रॉब्लम है, दैट इज़ स्पाइनल आर्टेरियोवेनस फेस्टुला। इसमें क्या है कि स्पाइनल कॉर्ड को भी आर्टरीज और वेनस की सप्लाई होती है, ब्लड सप्लाई और वेनस सप्लाई होता है। फेस्टुला कहते हैं एबनॉर्मल पाथ को। जब स्पाइनल कॉर्ड में आर्टरीज और वीन्स एक दूसरे के साथ डायरेक्ट एबनॉर्मल कनेक्शन बना ले तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम स्पाइनल आर्टेरियोवेनस फेस्टुला कहते हैं। फेस्टुला कहते हैं एबनॉर्मल कनेक्शन को। तो स्पाइनल कॉर्ड में जब आर्टरीज और वीन्स एक दूसरे के दरमियान एबनॉर्मल कनेक्शन बना ले, देखिए ये क्या है? ये वीन है एंड दिस इज़ आर्टरी। ये आपके पास आर्टरीज है एंड दिस इज़ वीन। आर्टरीज और वीन्स ने एक दूसरे के बीच में क्या बनाया? फेस्टुला बनाया, एबनॉर्मल कनेक्शन बनाया। आर्टरी से ब्लड जा रहा है वीन से ब्लड जा रहा है आर्टरी में, एबनॉर्मल एक कनेक्शन बनाया। तो दिस इज़ स्पाइनल आर्टेरियोवेनस फेस्टुला। तो ये सारे आपके पास कौन से प्रॉब्लम्स है? ये आपके पास वस्कुलर न्यूरोसर्जी के प्रॉब्लम्स है, जिनको हम फिर ट्रीट करते हैं। सही है? दैट इज़ ऑल अबाउट टुडेज प्रेजेंटेशन। Thank you.